जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए इसी तैयारी के क्रम में हम आज अध्ययन करने वाले हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। हम समझेंगे कि भारत में यूरोपियन लोग क्यों आए थे, क्या कारण था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन हुआ था। ठीक, इन सारे तथ्यों को हम आज अध्ययन करेंगे। क्या इससे पहले भारत में यूरोपीय व्यापार नहीं हो रहा था? व्यापार हो रहा था तो फिर समुद्री मार्ग से इतना लंबा ट्रेवल हमें क्यों करना पड़ रहा था व्यापार के लिए? तो इन सारे मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। ठीक है, देखिए एक पंक्ति है कि इंतजार करिए जनाब हम चमकेंगे, इंतजार करिए जनाब हम चमकेंगे, और हमारी चमक इतनी होगी कि सफर में साथ देने वाले भी चमकेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। देखिए कारण क्या है। तो सबसे पहले हम ना इस मैप के माध्यम से समझेंगे कि भारत में यूरोपियन लोग कहाँ से आए थे। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका यूरोप, और ये वाला जो हिस्सा है आपका एशिया। ये वाला हिस्सा है आपका एशिया। इस एशिया में जो ये हिस्सा है वो है अपना भारत, प्यारा सा भारत है। ठीक है, तो ये जो भारत है ये प्यारा सा भारत, तो यही भारत से व्यापार हो रहा है। भारत से जो क्या है कि भारत का जो टेक्सटाइल हो गया, सिल्क हो गया और मसाला हो गया, यूरोप में ज्यादा डिमांड है। तो इसी डिमांड के पीछे जो है भारत से यहाँ व्यापार हो रही होती है। देखिए भारत में यूरोपियन लोग के आने के कारण क्या था। तो आने के कारण क्या था? मसाला। क्या था जी? मसाला। तो भारत में मसाला का मुख्य कारण रहा था यूरोप के लिए, कि यूरोप के लोग देखिए मसाला पे विशेष कह सकते हैं कि इस्तेमाल करते थे। विशेषकर कि वो लोग ना मीट का सेवन करते हैं, मटन यानी कहे तो मांस खाते थे, और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए उन्हें मसालों की आवश्यकता थी। तो ठीक है, तो मसाला की आवश्यकता तो थी ही, लेकिन इसे मसाला बीच में होल्ड किया गया, रुक गया। ऐसा क्यों हुआ था? देखिए एक दौर आता है 1453 का दौर। ठीक है, 1453 में क्या हो रहा है? देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहलाता है कस्तुनतुनिया। ठीक है, कस्तुनतुनिया जिसे हम कहते हैं इस्तांबुल, या इसे कहते हैं तुर्की के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, इसका क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, कुस्तुनतुनिया। इसी कुस्तुनतुनिया का अन्य भी नाम था जिसे कहा जाता है इस्तांबुल। क्या कहा जाता है जी? इस्तांबुल। ठीक है, तो इस्तांबुल ये कहां पे पड़ता है? तो आज जिसे हम कहते हैं ईरान का आसपास से जो सटा हुआ है, ठीक है, या ईरान ही। तो कस्तुनतुनिया या जिसे हम कहें इस्तांबुल, 1453 में क्या होता है? इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तो ओटोमन साम्राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य के द्वारा जब इसके ऊपर कहे तो एकाधिकार कर लिया जाता है, तो अब जो भारत से जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार अवरुद्ध हो गया। व्यापार रुका नहीं है, अपितु व्यापार क्या हो गए हैं, या फिर कहे तो व्यापार पे एकाधिकार हो गया ओटोमन साम्राज्य का। ठीक, कैसे हुआ? तो देखिए हुआ क्या। अब भारत से जो व्यापार हो रहा था वो भारत से व्यापार के कई सारे रास्ते थे। जैसे कि आप देखेंगे सिल्क मार्ग हुआ करते थे, जिसे हम कहते हैं मिडिल ईस्ट यानी मध्य एशिया से व्यापार हुआ करता था। देखिए व्यापार भारत से किस क्रम में हो रहे थे। एक तो ये क्षेत्र था कि यहां से अगर आप जाएं इधर सिल्क मार्ग होते हुए यहां से, तो इस क्रम में आप एशिया कहे तो यूरोप जा सकते हैं। और एक वाला ये हिस्सा था कि आप अफगानिस्तान होते हुए इस वाले क्षेत्र से जा सकते हैं व्यापार के लिए। तो ये इस प्रकार से स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था। साथ ही साथ अगर ये वाला हिस्सा देखेंगे तो आप अरब सागर को पास करते हैं। ठीक है, और हॉर्मुज, ठीक है, हॉर्मुज, और यहां से क्या होते हैं कि आप यहां से आगे बढ़ते हुए इधर भी आप यूरोप चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या आते हैं? यहाँ पे आते हैं। ठीक, अरब सागर पार करते हैं, और यहाँ पे रेड सी है। रेड सी को पार करते हुए यहाँ पे भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर से पार करते हुए आप कहां चले जाते हैं? यूरोप। तो पहले तो व्यापार इसी के क्रम में हो रहा था। तो जब व्यापार पहले इस क्रम में हो रहा था तो फिर हमें इतनी लंबी ट्रेवल क्यों करना पड़ रहा था? ठीक है, यहां से व्यापार क्यों आवश्यकता पड़ी? तो वहां वैसे ही कि जब ये व्यापार इस क्रम में हो रहा था, सिल्क मार्ग हो गया, मध्य एशिया का क्षेत्र हो गया, अफगानिस्तान से हो गया, हॉर्मुज की तरफ से हो गया, रेड सी की तरफ से ये व्यापार हो रहा था। लेकिन 1453 में क्या होता है कि कस्तुनतुनिया, ठीक है, जिसे हम कहें इस्तांबुल पे ओटोमन साम्राज्य का एकाधिकार हो जाता है। अब एकाधिकार जैसे ही होता है वो व्यापार अवरुद्ध हो जाते हैं। जो वस्तुएं होती है, जो सामान होते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? तो जैसे ही ओटोमन साम्राज्य इस पे एकाधिकार करते हैं, अब वो व्यापार अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने कंट्रोल कर लेते हैं। तो जो व्यापार पे एकाधिकार कर लेते हैं, जिस कारण क्या हो रहे हैं, अब वो सामान महंगे हो रहे हैं।
इस क्रम में क्या हो रहा है, इस वाले क्षेत्र में वो मसाला, टेक्सटाइल, रेशम, ये सब चीज में क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो हो क्या रहा है, तो ऑटोमन साम्राज्य जो अब क्या कर रहे हैं, जो व्यापारिक एकाधिकार है, अब ये इनके पास क्या आ रहा है, एशिया, एशिया से कहे तो सामान आ रहा है, एशिया में विशेषकर कहे तो भारत। तो भारत से जो वस्तु आ रही है, ठीक है, भारत से जो वस्तु आ रही है वो पहले कहां जा रहे हैं, अब ओटोमन साम्राज्य के पास। कहां जा रहे हैं, ओटोमन साम्राज्य के पास। ओटोमन साम्राज्य क्या करते हैं कि अब यहां से जो व्यापार है, देखिए एशिया या कहे तो भारत से कौन सी वस्तु कहां गया है, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य क्या करते हैं, अब ये इस वाले क्षेत्र पे जो है यहां से भेजते हैं यूरोप। कहां भेजते हैं जी, यूरोप। यूरोप में एक देश है यूरोप, यूरोप में एक देश है इटली। कौन सा देश है जी, इटली। इटली में दो एक शहर है, ठीक है, एक का नाम है जेनेवा, ठीक है, और एक का नाम है वेनिस। वेनिस एवं जेनेवा, ठीक है, वेनिस जेनेवा। तो वेनिस और जेनेवा क्या करते हैं, इनके पास ये आते हैं सामान और ये यूरोप में व्यापार करते हैं। तो देखिए हो क्या रहा था, हमने जस्ट अभी कहा एशिया से या फिर कहे तो भारत से सामान आ रहा है, और सामान कहां पे जा रहा है, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, और कीमत तब तय करते हैं तब ये व्यापार के लिए यूरोप का रास्ता देखते हैं, यानी यूरोप में व्यापार करेंगे। यूरोप में व्यापार के क्रम में एक देश आते हैं जिसका नाम है इटली। इटली का ही एक शहर है जिसका वेनिस और जिनेवा, ये व्यापार कर रहे होते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हो रही है। इस क्रम में क्या हो रहे हैं, जैसे पुर्तगाल हो गए, ठीक है, फ्रांसीसी हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हम बात करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ये सब ऐसे देश हैं, अब ये सब देख रहे हैं, टुकुर टुकुर ऐसे मुंह देख रहे हैं, भाई ये कमा रहा है, हम ऐसे शांत पड़े हुए हैं। इन्हें लगा कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद क्या होता है कि इस वाले क्षेत्र पे व्यापार एकाधिकार लिया होता है। अब इसी के क्रम में क्या होता है, 1453 के जब दौर समाप्त होते हैं, तो यहाँ पे यूरोप में अगर हम बात करेंगे, कहां पे जी, यूरोप। यूरोप में देखेंगे अंधकार युग आता है। कौन सा युग, अंधकार युग, ठीक है, डार्क एज आता है, अंधकार युग या कहे तो डार्क एज। डार्क एज, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो ओटोमन साम्राज्य के बाद क्या होता है, ओटोमन साम्राज्य जैसे ही समाप्त होता है, इसके बाद क्या होता है, यूरोप में डार्क एज या हम फिर कहे तो अंधकार युग आ जाता है। अंधकार युग आने के बाद फिर जो यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक अवैज्ञानिकता फैल जाती है, अतार्किकता फैल जाती है, बहुत ऐसे सारे चीज होते हैं, या जो फिर कहें तो पिछड़ेपन के शिकार में आ जाते हैं। कौन सा क्षेत्र, यूरोप का क्षेत्र। लेकिन एक समय के बाद पुनः फिर क्या होता है, इसका उत्थान होता है और पुनः जागरण की शुरुआत होती है। कौन से चीज का होता है जी, पुनः जागरण। तो पुनः जागरण के क्रम में क्या होता है, अब यहाँ पे वैज्ञानिकता आ जाती है। क्या आती है, वैज्ञानिकता, या फिर कहे तो वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, ठीक है, तर्क की बातें की जाती है, मानवता के गुण अवधारणाएं आ जाती है। इस क्रम में अब क्या हो रहे हैं कि नए नए चीजों का खोज हो रहा है, नए नए चीजों के आविष्कार हो रहे हैं, और इसी आविष्कार के क्रम में क्या हो रहा है, वो नए नए जहाजें बना रहे हैं, नए नए हथियार बना रहे हैं, मानचित्र का वो लोग अध्ययन करने लग गए हैं, कंपास बनाने लग गए हैं। अब इसी के क्रम में जो उन्हें मसालों की आवश्यकता थी, तो मसाला के लिए उसने क्या किया, भारत के लिए या फिर कहें तो एशिया के लिए नई समुद्री मार्ग के खोज के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ किए। तो इस क्रम में जो है सबसे पहले दो देश आते हैं, ठीक है। तो मसाला की खोज के क्रम में जो सबसे पहले दो देश आते हैं, एक का नाम होता है जी कौन सा, तो एक का नाम है, इधर अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं, पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाल। और एक देश है आपका स्पेन, ठीक। देखिए ये जो है ना, पुर्तगाल और स्पेन आपस में आमतौर पे ये लड़ते थे, ठीक है, क्यों लड़ते थे, तो व्यापार के लिए। लेकिन बाद में इन्हें सुलह कर लिया जाता है, आपस में एक संधि करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डलेस। क्या कहते हैं, इन दोनों के मध्य एक संधि होती है, ठीक। संधि कब होती है, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य एक संधि होती है। इस संधि का कब होता है, तो 1494 में, 1494 में एक संधि होती है, और इस संधि में यह किया जाता है, इस संधि का नाम होता है ट्रीटी ऑफ टॉर्डलेस। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डलेस में यह तय किया जाता है, अब आपका सीमा तय किया जाएगा कि इस क्षेत्र पे आप व्यापार करें, इस क्षेत्र पे हम व्यापार करेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वाले इलाका पे कुछ इस प्रकार से व्यापार हो रहा था, ठीक है, इस प्रकार से, इस तरह से बट गए थे। तो इधर का जो क्षेत्र है, इस वाले जो क्षेत्र है, इधर का जो इलाका है और इधर वाला इलाका है, देखिए, तो इस वाला क्षेत्र पे स्पेन का एकाधिकार हो गया, और इधर वाले क्षेत्र पे किसका अधिकार हो गया, पुर्तगाल का, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डलेस के कारण ऐसा हुआ कि पुर्तगाली जो है भारत आए। अगर मान लेते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्डलेस पर ऐसा संधि हो जाता कि स्पेन जो वो इस क्रम में आएंगे, ठीक है, इस वाले एशिया के क्रम में, यूरोप के क्रम में, और अफ्रीका के क्रम, अफ्रीका वाले रेंज में आएंगे।
लेकिन पुर्तगाल लोग किधर आए, इस वाले क्षेत्र पे एकाधिकार किए, जबकि स्पेन लोग इस वाले क्षेत्र पे एकाधिकार किए, जिस कारण क्या होता है कि एशिया या फिर कहे तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन अब धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक, ऐसा नहीं था, व्यापार तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही चल ही रहा था। ठीक है, आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो के बारे में आप पढ़ेंगे, यहाँ तक सिकंदर के बारे में आप देखेंगे, तो इस समय से भी व्यापार हो रहा था। प्लिनी जो है वो एक नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखते हैं, उसमें उन्होंने व्याख्या किया था कि भारत में इतनी कह सकते हैं कि वैज्ञानिकता है, या फिर कह सकते हैं कि जो व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्होंने जो भारत को दृष्टिकोण समझाया है, यहाँ तक उन्होंने यह मेंशन किया है कि जो भारतीय है उसने हमें कंगाल बना दिया है। ठीक है, अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट उनका जो है एक स्थान भी है। ठीक है, तो वो भी एक स्थान देखेंगे तो यहाँ पे आप देखने के लिए मिलेंगे। तो हमें लगता है इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट को समझने के क्रम में अब हम समझते हैं कि भारत में इस क्रम में सबसे पहले कौन कौन देश सामने आए। तो देखिए इसी क्रम में क्या होता है कि जो देश आते हैं, तो इसमें एक देश निकल के आते हैं स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन। स्पेन और पुर्तगाल जो है नई समुद्री मार्ग की खोज में सबसे आगे रहे, और इसलिए सबसे आगे रहे क्योंकि इनके पास वैज्ञानिकता सबसे पहले आ चुका था। तो स्पेन के एक व्यक्ति है जिसका नाम है, क्या नाम है जी, जिन्होंने अमेरिका का खोज किया था। ठीक है, जिसका नाम है कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस। तो अमेरिका के देखिए वो हो क्या रहा था, वो आया था भारत खोज के लिए, क्योंकि देखिए पृथ्वी गोल है, उसे लगा कि हम इस क्रम में आएंगे तो भारत हमें मिल जाएगा। तो इसने क्या किया, यहां से चलना प्रारंभ किया और इस वाले क्षेत्र पे आकर के कब्जा माने तो देखने लग गया, और इसने इसी को कह दिया क्या, यह है इंडिया। ठीक है, इसे रेड इंडियन कहने लगे थे। तो अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, यूएसए, ठीक है, इसका जो खोज किया वो किसने किया था? कोलंबस ने। किसने किया जी? कोलंबस। ठीक, तो कोलंबस ने इसका खोज कर लिया था। इसी के क्रम में अगर आप देखेंगे तो यहां से पुर्तगाल के एक नाविक आते हैं, जो आते हैं कहां पे? ब्राजील। ब्राजील में एक क्षेत्र ब्राजील में आते हैं जिसका नाम है अल्वारेज कैब्रियाल। क्या नाम है? अल्वारेज कैब्रियाल। ठीक है, तो अल्वारेज कैब्राल जो है ये आते हैं कहां पे? ब्राजील। तो ब्राजील आते हैं, ये भी एशिया की ही खोज के लिए आते हैं, एशिया के। देखिए भारत भुतलाया हुआ नहीं था, मतलब कह सकते हैं भारत थोड़े ऐसा था कि कभी किसी देखा नहीं है, भारत कहीं गुम हो गया है, ऐसा नहीं। भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मसालों की आवश्यकता थी। तो मसालों के लिए वो भारत की क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। ठीक है, भारत के लिए हमें नई समुद्री मार्ग कैसे मिल जाए। तो देखिए कोलंबस जो है वो, जो कि ये कहाँ इसका जन्म होता है? इटली में होता है। कोलंबस इटली के रहने वाले होते हैं, लेकिन ये स्पेन जो है इन्हें स्पॉन्सर करते हैं। और इसी के क्रम में फिर आप देखेंगे पुर्तगाल के नाविक होते हैं अल्वारेज कैब्रियाल। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका के या फिर कहे तो ब्राजील का खोज कर लेता है। इसी के क्रम में फिर पुर्तगाली एक आते हैं जिसका नाम होता है अफ्रीका, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप। क्या नाम है जी? केप ऑफ, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप का जो खोज कर लेते हैं, ठीक है, वो उसका नाम क्या होता है जी? बार्थोलोम्यू डियाज। तो एक व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। और इसके बाद जो आते हैं यहां से यहां आते हैं जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। क्या नाम होता है जी? वास्को डी गामा। ठीक है, तो वास्को डी गामा, ठीक है, भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज करते हैं और वो पहुंचते हैं भारत की काली तट पहुंचते हैं, जिसे मसाला तट या मालाबार तट भी कहते हैं। तो हम पहले समझेंगे इस पॉइंट को। और इसी के क्रम में यहाँ पे देखेंगे तो न्यूजीलैंड है और यहाँ पे है तस्मान। इसका जो खोज करते हैं वो, इसका नाम है एवल तस्मान। क्या नाम है जी? एवल तस्मान। ठीक है, तो इस प्रकार से नए नए क्षेत्रों का क्या किया जा रहा है? नए नए क्षेत्रों का खोज किया जा रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया का खोज किया जा रहा है, सुमात्रा। ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं जेम्स कुक। क्या कहेंगे? जेम्स कुक। तो जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की जा रही है। तो आप देखेंगे इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण, नए नए चीजों के आविष्कार होने के कारण इन सारे क्षेत्रों की खोज हो रहे हैं। ठीक है, और इसी के क्रम में आप देखेंगे 1498 का जो दौर आता है उसमें जो आते हैं वास्को डी गामा। ठीक, तो वास्को डी गामा जब आते हैं तो वो भारत में पहुंचने से पहले वो यहाँ पहुंचते हैं बार्थोलोम्यू डियाज, जहां से लौट करके चले जाते हैं। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ या जिसे कहते हैं आशा अंतरिप, उत्तरी आशा अंतरिप, यहां से लौट करके जाते हैं। इनके लिए रास्ता यहां तक तो आसान हो जाता है। यहां से ही आप देखेंगे क्या, जो वास्को डी गामा है, वास्को डी गामा अब जो है वो भारत के लिए नए खोज पे अब वो आ जाएंगे। तो यहां से एक क्या होते हैं? व्यापारी आते हैं, जो गुजराती व्यापारी होते हैं, उसका नाम होता है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के द्वारा क्या किया जाता है? अब इनको जो है वास्को डी गामा को सहायता दिया जाता है।
इन्हें कहते हैं हमें मसालों की आवश्यकता है, ठीक है, और भारत से हमें क्या चाहिए, तो मसाला चाहिए, ठीक है। तो इसी के क्रम में क्या हो रहा है, अब इनको सहायता दिया और सहायता के क्रम में ये कहां पहुंच गए, केरल। केरल में कप्पा द्वीप है, कौन सा द्वीप है, कप्पा द्वीप या कप्पर, या इसे कहा जाता है कप्पा द्वीप। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो एक क्षेत्र है, ठीक है, जिसे कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट को ही मसाला तट भी कह दिया जाता है। तो यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं कि वास्को डी गामा कहां पे पहुंचे थे। तो वास्को डी गामा जो है वो कालीकट बंदरगाह पहुंचे। कालीकट बंदरगाह में एक कप्पा द्वीप है, कप्पा द्वीप जो कि कालीकट में स्थित है। कालीकट कहां है, तो केरल में। केरल के राजा कौन थे, तो केरल के राजा जमोरिन। जमोरिन एक उपाधि था, केरल का जो राजा है उसका नाम क्या है, एक उपाधि है, इसने ही इसको क्या किए, स्वागत किए। और जब आए थे, कब आए थे, 1498 में। 1498 में आए थे। तो यहाँ से बहुत सारे कह सकते हैं कि ये अपने साथ सात जो है वो जहाज लेकर के आए थे, और 7 जहाज में से इसमें बहुत सारे सामान भर के ले गए थे, और 60 गुना मुनाफा कमाया था। वास्को डी गामा ने कितने गुना मुनाफा कमाया था जी, 60 गुना मुनाफा। सब चीज को काट उठ करके अगर देखा जाए, ठीक है, तो सब चीज को छाट उठ करके तो उसमें उन्होंने 16 गुना मुनाफा कमाया। और इस क्रम में क्या हो गया, वो पूरे पुर्तगाल का एक हीरो उभर करके आया। का इतनी बड़ी सरलता से, इतनी बड़ी कह सकते हैं इतनी महंगा चीज को जो बहुत ही महंगा करके बिकने लग गया वहां पे, जिस कारण वो वहां पे बहुत ज्यादा व्यापक रूप से चमक उठे। और इसी चमक के कारण और भी बहुत सारे देश उभर करके आए, ठीक है, कि हमें भी व्यापार करना है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि देखिए इसी के क्रम में कौन कौन कंपनियां भारत में आती है। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पहले कौन सा देश आया। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक कंपनी की स्थापना पूछा जाता है और एक कंपनी के आगमन, और वो कौन सी कंपनी था जहां पे उन्होंने प्रथम कोठी या कहे तो फैक्ट्री स्थापित किए थे। तो आइए अब हम समझने वाले हैं इन सारे तथ्यों को, ठीक है। देखिए इन सारे तथ्यों को हम आप समझेंगे। पहला सवाल यह है कि भारत आने वाले प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, और इस यूरोपीय कंपनी में एक तरफ कंपनी का नाम है, एक तरफ स्थापना का क्रम, एक तरफ भारत आगमन, प्रथम दुर्ग या कहे तो फैक्ट्री। अब देखिए इसमें जो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, अभी जस्ट हमने बताया पुर्तगाली जो आते हैं वो 1498 में आते हैं, और 1961 में ये चले जाते हैं, गोवा को आजाद करते हैं। यहाँ पे हम ऑपरेशन विजय चलाते हैं, ठीक, ऑपरेशन विजय के दौरान पुर्तगाली यहाँ से खाली कर देते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इस पुर्तगाली कंपनी का जो नाम है, कई बार ये पूछा जाता है पुर्तगाल की कंपनी का नाम क्या था। तो इस पुर्तगाल की कंपनी का जो नाम था, उस कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया, जो कि एक सरकारी कंपनी था। यह भी पूछा जाता है जो पुर्तगाल की कंपनी थी वो कैसी कंपनी थी। तो पुर्तगाल की कंपनी वो एक कैसी कंपनी थी, तो एक सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी होने के कारण ये यहाँ पे आए थे, ठीक। तो पुर्तगाली आए थे कब, तो ये पहले समझ लेंगे। पुर्तगाल की कंपनी का नाम क्या था, एस्तादो दा इंडिया। इसका स्थापना की हम बात करेंगे तो स्थापना कब होते हैं, 1498 में। और ये भारत कब आते हैं, तो भारत आते हैं 20 मई। कब आते हैं जी, 20 मई 1498 को। कब आते हैं, 20 मई 1498। कहां पहुंचते हैं, कालीकट बंदरगाह, जहां राजा जमोरिन के द्वारा स्वागत किया जाता है। प्रथम दुर्ग या फैक्ट्री की अगर हम बात करेंगे, देखिए फैक्ट्री या दुर्ग, इसका मतलब यहाँ पे यह नहीं था कि जो फसल जो यहाँ पे उत्पादन किया जाता था, ऐसा नहीं था। ये एक कहते तो वेयर हाउस, क्या चीज कहते हैं, वेयर हाउस। तो वेयर हाउस का इस्तेमाल किए थे, जिससे फैक्ट्री। इसका विचारधारा की अगर हम बात करेंगे तो इसने इटली से लिया था। जो पुर्तगाली है वो किससे लिया था, इटली से, ठीक। तो फैक्ट्री जो बनाने की अवधारणाएं लिया था पुर्तगालियों ने, वो किससे लिया, इटली से। वहां इसे वेयर हाउस कहा जाता था, और यहाँ इसे फैक्ट्री या फिर कहे तो दुर्ग और किला फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री जो स्थापित किए थे, ठीक है, जो कि अस्थाई था, ठीक है, 1503 में। कब किए थे, 1503, कोचीन, ठीक है, जिसे अभी उससे पहले कोच्चि या और अभी वर्तमान में इसे कोच्चि कहा जाता है। यह है कहां पे आपका, केरल में। फिर दूसरा अगर यहाँ पे कहां पे स्थापित किए, तो 1505 में किए। कहां पे, तो कन्नूर में किए। कहां पे जी, कन्नूर। अब आइए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापना के क्रम में तो सबसे पहले अंग्रेज, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, फिर डेनिश, फिर कहे तो फ्रांसीसी, और आते हैं स्वीडिश। तो आप याद रखेंगे स्थापना के क्रम में सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली, ठीक है, गाली सुनने का कार्य करते हैं, ठीक है, आते हैं और खैनी खाने के लिए सिखा देते हैं बिहारी लोग को, ठीक है। तो पुर्तगाली आए और गाली सुनने का कार्य किए, क्यों, तो खैनी खाने के लिए सिखा दिए, ठीक है। तो पुर्तगाली आए, उसके बाद स्थापना के क्रम में बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे अंग्रेज आए, और तीसरे नंबर पे डच आए। डच जिसे कहते हैं हॉलैंड या नीदरलैंड। अब जो है 2019 में इसने क्या किया, एक चार्टर पेश किया, जिसके तहत उसने कहा कि हमें अब हॉलैंड नहीं रखना है, हम जो है 2000 कहें तो 2020
2020 में ये अपना नाम क्या कर लिया है, नीदरलैंड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए डेनिश, डेनिश आते हैं कितने क्रम पे आते हैं, तो ये हो जाएंगे चौथे क्रम पे। 5वें नंबर पे कौन आते हैं, फ्रांसिस। स्वीडिश आते हैं वो 6ठे नंबर पे। अब ये आप समझ गए। देखिए इस पुर्तगाल की स्थापना होती है 1498, अंग्रेज की स्थापना होती है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600, नीदरलैंड 1602, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731। कई बार यहाँ पे सवाल पूछते हैं किस कंपनी का नाम क्या था, तो पुर्तगाल की कंपनी का नाम क्या था जी, एस्टाडो दा इंडिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं डच, डच का जो है वेरेंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी, वेरेंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी है। फिर डेनिश आते हैं, डेनिश के जो कंपनी है इसके नाम क्या है, तो ईस्ट इंडिया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे क्या नाम दिया गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर इसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस, ये कौन सी कंपनी है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी है जी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1664 में। अब देखिए भारत में इसका आगमन, आगमन में बात करेंगे। देखिए आगमन में कुछ नहीं, बस दो है। एक तो देखेंगे क्या, अंग्रेज कंपनी की स्थापना पहले होता है, जबकि आगमन के क्रम पे ये आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, माफी चाहेंगे, ये आगमन के क्रम पे आते हैं तीसरे नंबर पे। ठीक, दूसरे नंबर पे डच आ जाते हैं, जबकि स्थापना के क्रम में ये है क्या, दूसरे नंबर पे। और डच जो है स्थापना के क्रम में कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। ठीक, लेकिन यहाँ आगमन के क्रम की अगर हम बात करेंगे तो वो किस क्रम में है, दूसरे नंबर। तो भारत आगमन के क्रम में सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाली, उसके बाद डच। ठीक है, और डच की शासन की बात करेंगे तो 1605 से लेकर के 1759 बेदरा की लड़ाई होती है, और बेदरा की लड़ाई के बाद इसे यहाँ से जाना पड़ जाता है। फिर अंग्रेज की हम बात करेंगे तो ये अंग्रेज जो आते हैं कब, 1608 में आते हैं और 1947 में ये चले जाते हैं। डेनिश की बात करेंगे तो 1616 में आते हैं और 1765 में चले जाते हैं। फ्रांसीसी की अगर हम बात करेंगे तो 1668 और 1954 में ये चले जाते हैं। स्वीडन ये जो कि 1731 में इसकी स्थापना होती है, 1748 में ये चले जाते हैं। यहां से ये भी सवाल पूछे जाते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री कहां लगाया था, तो डच और अंग्रेज दोनों इन्होंने लगाया था मसूलीपट्टनम में। ये कब लगाया, 1605 में, कहां पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मसूलीपट्टनम में, ये कौन आते हैं, अंग्रेज ही आते हैं। 1611 में ये कैसी फैक्ट्री खोलते हैं, आंध्र प्रदेश में अस्थायी फैक्ट्री खोलते हैं। देखिए यहां से एक सवाल आता है, सूरत में ये पहला स्थापना करते हैं जो कि अस्थायी कारखाना होता है। कैसा कारखाना होता है, अस्थायी। सूरत में अगर हम बात करेंगे तो ये सूरत में जो है 1600 अगर हम बात करेंगे तो 1608 में, कब कहेंगे, 1608 में जब ये आए थे, तो उसी समय ये सूरत में कंपनी खोलने चाहते हैं। जहांगीर के समय का दौर रहता है, जहांगीर इसे साथ भी कहते हैं कि ठीक है बना लेंगे, लेकिन फिर बाद में मतभेद हो जाता है, जिस कारण ये वहां पे बना नहीं पाते हैं। ठीक, वहां काम रुक जाते हैं। फिर उसके बाद अस्थायी कारखाना खोल लेते हैं, कहां पे, मसूलीपट्टनम में। फिर बाद में जहांगीर के द्वारा इन्हें फिर बाद में ये सहायता दिया जाता है, सूरत में ये पहला अपना अस्थायी कारखाना खोल लेते हैं। कौन, ब्रिटिश। फिर अगर हम बात करेंगे डेनिश जो कि ट्रैंकवर तमिलनाडु में पड़ता है, 1620 में ये अपना प्रथम कारखाना खोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सूरत, कौन से आते हैं, सूरत, फ्रांसीसी आते हैं। 1668 में ये अपनी प्रथम कहे तो कंपनी या फिर कहे तो अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, कहां पे, गुजरात में। ठीक, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे इसी से रिलेटेड हम अलग वीडियो में आपको छोटे से टॉपिक को लेकर के आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने साथियों के साथ साझा करेंगे। मिलते हैं तब तक आप पढ़ते रहें। ठीक है, अगले वीडियो में आप लोग से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।